वहाँ पे जो गैस के प्राइसेस हैं दे हैव गॉन टू 6 टाइम्स। जो इनकी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है विंड पावर की और सोलर पावर की, तो ये इनका जो एनर्जी जनरेशन होता है वो होता है सीजनल, और जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती हैं एनर्जी की उसके लिए ये डिपेंडेंट थे रशिया पे। तो जो यूरोपियन यूनियन है वो बटा हुआ है और दे डू नॉट स्पीक इन द सेम वॉइस। और स्टिमुलस चेक्स के साथ क्या दिक्कत होती है कि जैसे हमने बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई कर रखे हैं इंडिया ने आधार कार्ड के थ्रू, और किसी कंट्री ने बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर रखा, तो ये क्या करते हैं कि ये सभी को स्टिमुलस चेक्स देते हैं। जो प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ ये होते हैं, वर्कफोर्स होते हैं, उनके पास स्टिमुलस चेक्स आ गए हैं तो वो अभी तक उसी लेथार्जी में चल रहे हैं, कोविड की लेथार्जी में। बहुत सारे लोग हैं यूरोप में जो अब तक सो के जाके नहीं हैं। उनको एक ये काफ़ी टाइम ये हैशटैग या ट्रेंड चला था ना कि वी आर लिविंग आवर जॉब, और जॉब इज़ पास्ट, और हम ऑफिस में नहीं आएंगे अभी। यूरोप का जो ये सुंदर महल है ये बना है खास करके गरीब देशों के ऊपर, गरीब देशों के शोषण के ऊपर और गरीब देशों के लोगों की लाशों के ऊपर। जर्मन चांसलर थी एंगेला मर्केल। एंगेला मर्केल ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया जो एक मेडिसिन पावर हाउस कह लो या फिर फार्मास्यूटिकल पावर हाउस जो बना है, कि वी हैव लेट इंडिया बिकम दैट। तो भाई तुम रोक लेते। कहते हैं ना कि गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। सो राइट नाउ हमारे पास एक क्रिटिकल पॉपुलेशन है जो रेवड़ी कल्चर में बिलीव नहीं करती। इफ यू गो वोक यू विल गो ब्रोक। लॉर्ड इस्मे ने ये कहा था कि द रोल ऑफ नाटो इज टू कीप द सोवियत यूनियन आउट, टू कीप द जर्मन्स डाउन एंड टू कीप द अमेरिकन्स ऑन टॉप। हेलो गाइस, वेलकम टू द रेड हॉट पॉडकास्ट। और आज हम आपसे रूबरू हुए हैं, यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है उसको लेके आपसे बात करेंगे। वहाँ पे क्या रीजन्स हैं और कैसे हालात चल रहे हैं वहाँ पे। अभी आपको पता ही होगा, रशिया यूक्रेन की वजह से कह लो या फिर और भी बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से वहाँ पे जो गैस के प्राइसेस हैं दे हैव गॉन टू 6 टाइम्स एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो हम आपको दिखाते हैं ये नेचुरल गैस प्राइस टॉप $3,100 पर 1000 cubic meter in mid-August, a 610% इंक्रीज ओवर द सेम लास्ट ईयर। यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 6 गुना दाम बढ़ गए हैं गैस के। और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि गैस पे डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक यूरोप में। और उसके बाद नंबर आता है कोल का, और फिर जो भी बाकी अदर ऑप्शन रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यूरोप के पास अभी इन्फ्लेशन वहाँ पे लास्ट ईयर से काफ़ी बढ़ी हुई है, और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस ओनली इन 2022 वो अभी 300% यानी कि 3 टाइम्स। ये तो मेरे ख्याल से अभी इससे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, 4 to 5 टाइम्स बढ़ गए हैं अभी लेटेस्ट जब हम बात कर रहे हैं आपसे इस बारे में। एंड ये एक आपको बताते हैं, विद यूरोप डिपेंडेंट ऑन रशियन इम्पोर्ट्स फॉर ओवर 40% ऑफ गैस नीड्स एंड 46% फॉर कोल एंड 27% ऑफ ऑयल, पुतिन हैज ए लॉट ऑफ लेवरेज एंड दिस ईयर ही इज नॉट प्लेइंग नाइस। सो थोड़ा यूरोप को पुतिन पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। और एक तरह से कोल भी वो काफ़ी हद तक रशिया देता है उनको। स्मॉल कंट्रीज हैं यूरोप में, तो कोल की तरफ अभी 5-6 नेशंस ने उन्होंने फिर से रीशिफ्ट किया है ना वहाँ पे। एक्चुअली इनके साथ क्या हुआ है कि न्यूक्लियर पावर ये काफ़ी यूज़ कर रहे थे, लेकिन 2011 में फुकुशिमा प्लांट का न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ, उससे पूरे वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर एनर्जी को लेके एक नेगेटिव माहौल पैदा हो गया था। तो उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, यूके और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये डिसीज़न लिया था कि हम नए न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं बनाएंगे, और जो करंटली ऑपरेटिंग न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इनको हम फेज़ आउट करेंगे, और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो सेफ ऑप्शंस हैं एनर्जी जनरेट करने के, जैसे कि गैस,
उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि अगर कोल फायर्ड जो प्लांट होते हैं उससे कार्बन CO2 एमिशन ज़्यादा होती हैं और गैस से उसकी अप्रॉक्सीमेटली हाफ एमिशंस होती हैं। तो ये इनका प्लान था, ऑन पेपर बहुत बढ़िया था, लेकिन जो इनकी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है विंड पावर की और सोलर पावर की, तो ये इनका जो एनर्जी जनरेशन होता है वो होता है सीजनल, और जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती हैं एनर्जी की उसके लिए ये डिपेंडेंट थे रशिया पे, और रशिया पे ही इन्होंने फिर सैंक्शंस लगा दिए। तो ये वो बात होगी कि आपसे ही मैं सामान लेता हूँ और आपको ही गाली देता हूँ फिर। तो अब रशिया इनको लेवरेज के तौर पे यूरोप को बर्बाद करने की पोजीशन पे खड़ा है। हमने एक मैप देखा था कि भाई ये पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस के बाद क्या क्या रेट हो गए हैं। ये आप मैप देखिए, जर्मनी में 658 यूरो, फ्रांस 733 यूरो, यूनाइटेड किंगडम 605 यूरो। ये जैसे हम पहले ही बता रहे थे, ये पर मेगावाट आवर के प्राइस हैं, और इनको अगर अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में तो इसका प्राइस हमारे पास आता है 48 to 50 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ ए यूसुरियस रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो वहाँ पे ये कह लीजिए बिलो जो 20% लोग हैं, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इलेक्ट्रिसिटी। एक आपको हम आर्टिकल दिखाते हैं, द हिंदू में पब्लिश हुआ है, और उसकी हेडलाइन देखिए आप, हेडलाइन कितनी शॉकिंग हेडलाइन है, यूरोप एनर्जी क्राइसिस, इट्स ईट और हीट फॉर शॉक्ड यूरोपियंस। तो ये यहाँ तक कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इलेक्ट्रिसिटी। उन्हें ऑप्शन मिल रहा है कि आप खाना खाइए या हीट यूज़ कीजिए अपने घर में। तो इट्स ए शॉकिंग सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन अभी तक यूरोप की हिस्ट्री में ऐसी सिचुएशन अभी तक नहीं आई थी। जर्मनी में यहाँ तक हो रहा है कि लोग लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं अपने घर को हीटअप करने के लिए इन द विंटर्स। और एक स्पेन का बताएं तो स्पेन ने क्या किया था, स्पेन प्रीवियसली एडवाइज्ड वर्कर अगेंस्ट वेयरिंग टाइज टू प्रिजर्व एनर्जी। तो मीन्स यू कैन वेयर कोट एंड ऑल, बट वो टाई आप छोड़ सकते हो ताकि उससे जो एनर्जी वेस्ट होगी वी कैन प्रिजर्व दैट। तो एक तरह से ये छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एंड क्या आपको क्या लगता है ये छोटे स्टेप, एक एनर्जी रेशनिंग को लेके वहाँ पे अभी एक मीटिंग हुई थी यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज हैं, उन्होंने दे हैव डिसाइडेड कि वो मार्च 23 तक टू मार्च 2023 तक 15% वो जो कम वो पावर कट रखेंगे। वो ये कह रहे थे कि जितनी उन्होंने 2021 में पावर यूज़ करी है उससे 15% कम यूज़ करेंगे हर कंट्री, जिसका 2021 में जितना कंजम्पशन था उससे 15% लेस यूज़ करेंगे। और दे वांटेड टू, वो क्या चाहते थे कि पूरे यूरोप का एनर्जी बैंक सेम हो जाए, यानी जिसके पास जितनी गैस है उसको दूसरे कंट्री को देनी पड़ेगी अगर उसकी कम यूज़ में आती है। तो इसके लिए कुछ कंट्रीज ने मना कर दिया, जैसे कि पोलैंड ने, उन्होंने कहा कि हमारी स्टोरेज फुल है, वाई शुड नॉट वी यूज़ आवर गैस। तो जो यूरोपियन यूनियन है वो बटा हुआ है और दे डू नॉट स्पीक इन द सेम वॉइस। जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं मेनली, वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने पब्लिक के लिए रैशनल स्टेप्स लिए हैं, टाइम पे स्टेप्स लिए हैं कि हम विंटर में क्यों अपने लोगों को ये करें, ठंड में मरवाएं। और जो वेस्टर्न यूरोप है, मेनली जर्मनी और स्पेन, फ्रांस, इनके पास गैस की काफ़ी कमी हो गई है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि रशिया से यूके गैस नहीं लेता या फ्रांस गैस नहीं लेता रशिया से, तो उनको प्रॉब्लम कैसे हो रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्यों बढ़ा हुआ है। इसका रीज़न ये है कि रशिया के अलावा अगर और कोई भी गैस बेचता था, कतर या यूएस या फिर और कोई भी कंट्री, तो अब जो लोग रशिया से गैस लेते थे वो भी उनके पास लेने के लिए पहुँच गए हैं। सो दे आर एबल टू चार्ज मोर रेट्स फॉर इट। तो शॉर्टेज अगर कहीं भी होती है, किसी भी उस पर पोजीशन पे अगर शॉर्टेज होती है, तो जो सामान बेचने वाला होता है या कोई भी कमोडिटी बेचने वाला होता है वो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है।
और जो गैज़प्रोम जो है रशियन बेस्ड कंपनी है जो गैस सप्लाई करती है इनको थ्रू नॉर्ड स्ट्रीम, उसके कौन थे आई थिंक उसमें ही जो हैं उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर तक जो $3,100 है जो प्राइस गैस का, इट विल क्रॉस 5,000। वो अब सही करें, ये प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक मैं पहले आर्टिकल पढ़ रहा था एक कि यूरोपियंस ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किसी कंट्री के साथ गैस के लिए नहीं कर रखे। इनकी एक काफ़ी पहले इन्होंने डिसाइड किया था, आई थिंक 2000 इस प्रीवियस डेकेड में, कि इनका ये कहना था कि स्पॉट मार्केट में या फिर इंस्टेंटेनियस मार्केट में अगर सही रेट मिल रहा है तो वाई शुड वी डू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि आपका रेट फिक्स हो जाता है उस टाइम के लिए, कि आप एक मेजर क्वांटिटी के लिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उस पीरियड में फिर प्राइस सेम रहता है, आपको बार बार नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन्होंने क्या मेजर इकोनॉमिक जो गलती करी है वो ये थी कि इन्होंने किसी वॉर को या फेमिन को या किसी भी नेचुरल डिजास्टर को कंसीडर नहीं किया और एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ के गैस के लिए नहीं किए इन्होंने। तो इसलिए इनको इतना ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है गैस का। और इसके पीछे रशिया यूक्रेन वॉर इज़ द प्राइमरी रीजन, और भी कुछ मानते हैं कि आप, जैसे इनके इकोनॉमिक फ्रंट पे जो इन्होंने पोस्ट कोविड या कोविड के दौरान जो स्टिमुलस दिए हैं, बहुत सारे नोटों की छपाई की है, वो भी एक रीज़न है इसके लिए। इसके ये 2-3 रीज़न हैं, 3 मेनली कह सकते हैं। नंबर 1 कि दे वर ऑलरेडी शिफ्टिंग टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, खास करके विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। और 2021 से ही इनके इसमें एनर्जी क्राइसिस वहाँ पे दिखाई दे रहा था। जैसे 2020 में 2020 में जो एनर्जी के रेट थे वहाँ पे 100 यूरो के से अंडर थे एवरी कंट्री में। 2021 में वो 250 यूरो पर मेगावाट आवर या फिर 250 और 300 के बीच में चले गए। तो अगर 2021 से देखें तो इनके रेट अभी डबल हुए हैं, लेकिन अगर 2020 से देखें तो 6 गुना हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको, मतलब कब तक चलेगा ये? इट इज़ फॉर 1 विंटर ओनली, और जैसे कि कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये इट विल टेक 8 to 10 ईयर्स टू रिकवर। ये मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है और उनके एनर्जी मिनिस्टर भी साथ में ही थे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वो ये कह रहे थे कि दिस क्राइसिस इज गोइंग टू लास्ट एटलीस्ट 5 to 10 विंटर्स। और उन्होंने कहा कि यूरोप को प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए इस सिचुएशन को फेस करने के लिए। एक और इन्होंने यूरोप ने क्या किया था कि कोविड के दौरान इन्होंने स्टिमुलस चेक्स दिए हैं सबको। और स्टिमुलस चेक्स के साथ क्या दिक्कत होती है कि जैसे हमने बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई कर रखे हैं इंडिया ने आधार कार्ड के थ्रू, और किसी कंट्री ने बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर रखा। तो ये क्या करते हैं कि ये सभी को स्टिमुलस चेक्स देते हैं। यूएस ने भी ऐसे ही किया था और यूरोप ने भी सेम किया है कि चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सबको स्टिमुलस चेक्स दिए हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक और इनकी स्कीम थी कि जो भी कंपनीज़ हैं जिनका बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है कोविड के कारण, उनको इन्होंने हैंड आउट दिए हैं कि आप लोन लीजिए, उसको पे करना ना करना उसका कोई ज़्यादा क्लोज डाला नहीं, लेकिन जो हैंड आउट दिए हैं इन्होंने उस टाइम पे उसकी इन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करी। तो इसका जो मैं एक यूके का बताता हूँ आपको एग्जांपल, जो मैंने स्टडी किया था कि इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे या वहाँ पे चांसलर बोलते हैं ऋषि सुनक के ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने बिना वेरीफाई किए किसी को भी पैसे बांट दिए। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सिस्टम में जो मनी है वो है काफ़ी, और जो एनर्जी है वो है इनके पास कम अभी। दैट्स वाई इतने ज़्यादा रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जो प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ ये होते हैं, वर्कफोर्स होते हैं, उनके पास स्टिमुलस चेक्स आ गए हैं, तो वो अभी तक उसी लेथार्जी में चल रहे हैं, कोविड की लेथार्जी में। बहुत सारे लोग हैं यूरोप में जो अब तक सो के जाके नहीं हैं। उनको एक ये काफ़ी टाइम ये हैशटैग या ट्रेंड चला था ना कि वी आर लिविंग आवर जॉब,
और जॉब इज़ पास्ट और हम ऑफिस में नहीं आएंगे अभी। सो एक ये रीज़न हो गया। ऊपर से किसी भी कंट्री की अगर 10% भी सप्लाई डिसरप्ट होती है एनर्जी की, तो उसी से मार्केट में काफ़ी डिस्टॉर्शन आ जाता है। और ये यूरोप के कुछ कंट्री तो 40 to 50% डिपेंडेंट थे रशियन गैस पे, और इतने बड़े सप्लायर को एकदम से कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, और इन्होंने सैंक्शन लगा के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। इनका हम ये कह सकते हैं कि इन द इमीडिएट टर्म दे आर एफ्ड, लेकिन हो सकता है 7-8 साल में ये कुछ ना कुछ इनोवेशन करके कोई अगर अदर एनर्जी सोर्स बना लें, जैसे कि हाइड्रोजन, और उससे भी फ़ायदा किसको होगा? अंबानी अडानी ने $100 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं हाइड्रोजन प्लांट्स में। अच्छा, एक ये अभी मैं पढ़ रहा था कि इस बात पे यूरोप वाले इनकी हाइपोक्रेसी देखिए इनकी। इनके पास पहली बात तो ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है, क्योंकि एक क्लीन एनर्जी और इसके चक्कर में इन्होंने रिफाइनिंग कैपेसिटी अपनी हटा दी थी। ये क्या करते हैं अब, पेट्रोल और डीजल, रिफाइंड पेट्रोल और डीजल और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, मेनली इंडिया से। सो इंडियन रिफाइनरी, खास करके जामनगर रिफाइनरी रिलायंस की, वो रशिया से ऑयल लेती है, उसको मास्क करते हैं वो बाय डिफरेंट मेथड्स, ताकि उसका रशियन ओरिजिन हटाया जा सके, और पेट्रोल डीजल रिफाइन करके यूरोप को बेच देते हैं। तो ये इनके यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनके फाइनेंस मिनिस्टर इनमें से कोई कह रहा था कि रशियन ऑयल में यूक्रेन का ब्लड मिला हुआ है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। और वो ये कह रहे थे कि इंडिया को तो चलो हम कह ही रहे हैं कि इंडिया रिफाइन करके बेच रहा है, लेकिन उनका कहना था कि इंश्योरेंस जो उस ऑयल का जो इंश्योरेंस करते हैं और उसकी जो शिप्स जहाँ पे रजिस्टर्ड हैं उसमें यूरोपियन कंपनीज का हाथ है। तो वो ये कह रहा था कि अपनी ग्रीड के लिए यूरोपियन कंपनीज रशियन ऑयल को प्रोसेस करने में मदद कर रही हैं। सो हार्ड हिटिंग बात कही उन्होंने, लेकिन देयर आर नॉट टेकर्स फॉर इट। उन्होंने बता ही दिया था ना, यूरोप शुड, हिपोक्रेसी में जो है वो यूरोप का मुकाबला वैसे भी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोप का जो ये सुंदर महल है ये बना है खास करके गरीब देशों के ऊपर, गरीब देशों के शोषण के ऊपर और गरीब देशों के लोगों की लाशों के ऊपर। बाहर से तो इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा बना रखा है, आज ये इम्पोज करते हैं गरीब देशों पे। अभी जब COP26 हुआ तो इन्होंने टारगेट सेट कर दिया सबके लिए कि 2050 तक हमें कोल को इतना कम करना है, कार्बन न्यूट्रलिटी पे जाना है, बहुत देशों के लिए कर दिए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोप ने फर्स्ट और सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा कोल यूज किया, और उस समय डेवलपिंग कंट्रीज बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और ये जो किया उन्होंने वो सारा किया है इन देशों का शोषण करके। पूरा यूरोप का बड़ा पार्ट जो है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो नीदरलैंड्स हो, चाहे वो पोर्चुगीज हो, इसके अलावा फ्रांस हो, जर्मनी हो, इन सब ने एम्पायर बनाया, कॉलोनीज बनाई, उन लोगों को उन देश के लोगों का उन देशों के रिसोर्सेज का शोषण किया और अपने को डेवलप कर लिया, और आज ये पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। तो ये तो मूव ऑन कर रहे थे क्लीन एनर्जी की तरफ, हम कोल घटाएंगे, हम कोल का यूज़ घटाएंगे। बहुत सारे इनके ऐसे पावर जनरेशन प्लांट्स थे जहाँ इन्होंने कोल से बिजली प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया था या एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर दिया था। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन बाहर हुआ है ये खुल के सामने आ रहे हैं। इन्होंने उनको प्लांट्स को ऑर्डर किया है कि वापस से चालू करो। हाँ, कोल से अगर ये करेंगे, कोल इनके पास इतना नहीं है, या तो ये रशिया से लेते थे, रशिया से ब्लॉक करेंगे तो किससे लेंगे? डेवलपिंग कंट्रीज से। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये लोग इस हद तक चले गए कि अभी कुछ ही महीनों पहले तक ये ग्रीन टैक्स लगाने का प्लान कर रहे थे कि हम जो देश कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, कोल का या फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम नहीं करेंगे, उन पर हम ग्रीन टैक्स लगाएंगे। इसका नुकसान होता मेनली इंडिया जैसी कंट्रीज़ को जहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। तो अब उनकी खुद की हालत हो गई है कि कोल के बिना वो खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। घरों के अंदर वहाँ जितनी ठंड पड़ती है उनको चिमनी या उनकी जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं घरों को गर्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा है, और आज वो उसी को पूरा नहीं कर पा रहे।
तो इनके जो गोल्स थे, जो COP26 था, कार्बन न्यूट्रलिटी था, इस सब के सब गोल्स इससे एक एनर्जी क्राइसिस की वजह से आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये काफ़ी आगे तक जाएगा। इसका असर अभी इमीडिएटली ख़त्म तो होने से रहा, ये डेफिनेटली 5 से 10 मिनट तक जाएगा। ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो ग्रीन एजेंडा इन्होंने प्रिपेयर कर रखा था, इस ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करने के पीछे रीज़न ये करना क्या चाहते हैं, इस ग्रीन प्रोपेगेंडा चला के इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है कि जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो क्लीन एनर्जी का रेवोल्यूशन है। सो ये क्या करना चाहते हैं कि जो भी कंट्री कोल फायर्ड पावर यूज़ कर रहा है या फिर ऑयल से रिलेटेड पावर यूज़ कर रहा है, उस पे ये टैक्स लगाते, इम्पोर्ट टैरिफ्स। अब जो इनका ये चूर्ण है, ये जब तक चलेगा या जब तक चलता जब तक इनके पास करेंसी की सुपीरियरिटी होती। लेकिन अब हम करंटली जो देख रहे हैं उसमें हमें साफ दिख रहा है कि एशिया कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में इतना गैप नहीं है जितना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था। सो अब एशियन कंट्रीज़ इनको अपोज कर पा रहे हैं या ये हमें मजबूर नहीं कर पा रहे इनके इसको फॉलो करने के लिए। और अब जब कैपिटलिज्म पूरे फ्लो पे चल रहा है तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका कोई कंट्री नहीं होता। जहाँ पे भी उनको बिजनेस दिखेगा दे विल शिफ्ट देयर ओनली। सो जो ये यूरोप है ये पहले वाला यूरोप नहीं है। इस यूरोप में एंटाइटल्ड लोग रहते हैं जिन्होंने इस महल को या इस एम्पायर को नहीं बनाया। सो उनको आइडिया नहीं है व्हाट इट टेक्स टू मास्टर द नेक्स्ट रेवोल्यूशन, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और आज भी राजा रानी का खेल खेल रहे हैं वहाँ के। आप न्यूज़पेपर देखेंगे ना तो उसमें वही प्रिंस चार्ल्स ये कह रहा है, वो लेडी ये कह रही है, क्वीन ये कह रही है, उन्हीं के मतलब फ्रंट पेज पे उन्हीं का आप देखोगे। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि फ्यूचर क्या है उनका, लेकिन उनको अभी भी अपनी वो होती है ना एक इम्पीरियलिज्म, उसी पे अटके हुए हैं और लोग पीछे पड़े हैं उस चीज़ के, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। एक ये मैं बताता हूँ कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए थे यूरोप में एक टॉक देने के लिए, और उन्होंने कहा था यूरोप हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम आर वर्ल्ड नॉट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अरे तुम्हारी जीडीपी अब इतनी नहीं है कि तुम इतनी रिस्पेक्ट कमांड कर सको, तुम्हारी औकात नहीं है, अपनी औकात में रहो। ना तुम्हारे पास आदमी इतने हैं, ना तुम्हारे पास लैंड रिसोर्सेज इतने हैं, ना तुम्हारे पास मिलिट्री पावर इतनी है कि तुम ऐसा ये कमांड कर सको। सो दिस इज़ नॉट द टाइम टू शो हु इज़ द बॉस और समथिंग। एक मैं कोविड के टाइम पे एक बात मुझे बहुत ख़राब लगी थी। उस टाइम पे जर्मन चांसलर थी एंगेला मर्केल। एंगेला मर्केल ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया जो एक मेडिसिन पावर हाउस कह लो या फिर फार्मास्यूटिकल पावर हाउस जो बना है, कि वी हैव लेट इंडिया बिकम दैट। तो भाई तुम रोक लेते। यही माइंडसेट था जिससे जयशंकर कह रहे हैं कि गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट। अच्छा, अभी एक लास्ट क्वेश्चन, इंडिया को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? लाइक एक कहते हैं ना कि गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। तो ये जो एनर्जी है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री, इंडिया ऑल्सो। बिजली के प्राइसेस अभी आज के टाइम पे इतने वो नहीं है, बट टू पॉपुलेटेड इंडिया में का पॉपुलेशन काफ़ी है और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी है जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है अभी। सो यूरोप से क्या सीख लेनी चाहिए इंडिया को एक तरह से? जिस टाइम से मैं इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन न्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ, तो हमारा वो जो फेज़ है ना वो जा चुका है गलत डिसीजन लेने का, 90s में खासकर। हाँ, सो राइट नाउ हमारे पास एक क्रिटिकल पॉपुलेशन है जो रेवड़ी कल्चर में बिलीव नहीं करती। एवरीथिंग कम्स एट ए कॉस्ट, नथिंग इज फ्री। हाँ, एक जो यूएस में या वेस्टर्न में ये बोला जाता है, इफ़ यू गो वोक यू विल गो ब्रोक। और एक मैं एग्जांपल इनका बताता हूँ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में से भी पूरे यूरोप में
नो वन इज सेइंग कि वी विल गो बैक टू न्यूक्लियर पावर. रशियन गैस से या रशिया से माफ़ी मांगना वो तो बहुत दूर की बात है. सेम एग्जांपल देखिए आप जापान का. एक जापान के ऊपर जो एक आर्टिकल था द गार्डियन में छपा था, एक बार वो आर्टिकल देखते हैं हम. जापान आईज रिटर्न टू न्यूक्लियर पावर मोर देन ए डेकेड आफ्टर फुकुशिमा डिजास्टर. सो जापान के अंदर ही ब्लास्ट हुआ था और जापान में अब न्यूक्लियर पावर को दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है. ये इनका स्टेटमेंट देखिए. द इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर याशुतोशी निशिमुरा said it was extremely important to secure all options to redesign a stable energy supply for our country. From that perspective, we will also consider all options regarding nuclear power. So, जापान अभी क्या ट्राई कर रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन्होंने डेवलप कर रखे हैं और दे आर गोइंग टू स्टार्ट देम. सो जब यूक्रेन रशिया वार स्टार्ट हुई थी तो जापान के साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि जापान के जस्ट ऊपर रशिया का आइलैंड है, सखलिन आइलैंड. वहाँ पे गैस के काफ़ी बड़े रिजर्व्स मिले थे, ऑयल के रिजर्व्स भी वहाँ पे मिले थे. तो रशिया जापान के साथ जॉइंटली डेवलप कर रहा था उस फील्ड को और रशिया वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू जापान में गैस और ऑयल बेचता. सो जापान की कई कंपनी थी, मित्सुबिशी मेनली, और एक दो कंपनी और थी जो वहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट कर रही थी. जब वॉर स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में मैंने स्टेटमेंट देखी थी जापान की कि हम सखलिन प्लांट से या सखलिन गैस साइट से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे या फिर वहाँ से हम वी विल टेक गैस फ्रॉम देम. लेकिन कंटिन्यूस यूएस प्रेशर के बाद उन्होंने उसको प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और वो जो आइलैंड है वो जस्ट जापान के ऊपर है. तो जापान को वहाँ से बहुत सस्ती गैस मिलती और देयर वर चांसेस कि जापान को बहुत फ़ायदा होता है डेवलपमेंट में. सो ड्यू टू यूएस प्रेशर ये बात होगी वो कि जापान ने एक कॉलोनी की तरह बिहेव किया है यूएस की, कि जापान एक्ट कर रहा है यूएस इंटरेस्ट में, जापान जापानीज इंटरेस्ट में एक्ट नहीं कर रहा. मे भी उसको चाइना से डर लगता हो. यूएस इज सपोर्टिंग. आई थिंक कि इफ़ जापान को हम अपने हाल पे छोड़ दें, जापान कैन ईजिली टैकल चाइना. ये ऐसा हिस्ट्री में पहली बार नहीं है कि जापान और चाइना की लड़ाई होगी. जापान ने तो चाइना को पिला ही है एक तरह से. सो ये जो यूरोप की क्राइसिस है इट इज़ गोइंग टू लास्ट सम टाइम. और जो गरीब लोग होंगे वहाँ पे वो पिंच फील करेंगे. जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से. सो ओनली द पुअर पीपल आर गोइंग टू सफ़र. और इससे क्या होगा कि यूरोप की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी. जर्मनी खास करके उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. कंपनियां वहाँ से छोड़ के कहीं और सेटअप करना स्टार्ट कर देंगी, मेनली चाइना में या फिर और किसी साउथ ईस्ट कंट्री में, इंडोनेशिया, वियतनाम, इनमें जहाँ पे भी उनको रेगुलर पावर मिल सके और जहाँ पे पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व ना होती हो. ये जो रशिया के खिलाफ इन्होंने जो सैंक्शंस लगाई थी, मुझे जर्मनी पे थोड़ा ये था कि जर्मन्स इसमें थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल फोल्ड हो गई यूएस के सामने. जर्मनी की तो पूरी की पूरी इकोनॉमी रशियन गैस पे बेस्ड है. सबसे ज़्यादा सफ़र भी जर्मनी करेगा. सबसे ज़्यादा सफ़र भी जर्मनी करेगा क्योंकि जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, कोई सर्विस बेस्ड इकोनॉमी नहीं है. कोई इनकी टूरिज़्म से इतना इनको वो नहीं है ना, और ये कोई रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट नहीं करते. तो इनकी मेनली ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की इकोनॉमी है इनकी. सो दे आर गोइंग टू सफ़र द मोस्ट. एक मैं आपको वो बताता हूँ कि जब नाटो बना था तो नाटो के पहले सेक्रेटरी जनरल थे लॉर्ड इस्मे. लॉर्ड इस्मे ने ये कहा था कि द रोल ऑफ नाटो इज़ टू कीप द सोवियत यूनियन आउट,
to keep the Germans down and to keep the Americans on top. Okay. So जर्मनी एज ए कॉलोनी की तरह बिहेव कर रहा है यूएस की. यूएस इंटरेस्ट के लिए यूरोप को कुर्बान किया जा रहा है. अभी अगला नंबर ऑस्ट्रेलिया ताइवान का हो सकता है, और जापान का भी. जो ताइवान स्टेट में जो भी उथल पुथल चल रही है, सो जो फर्स्ट लाइन ऑफ फायर में वो आएगा जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया. चलिए आज के लिए इतना ही, और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट संस्करण में. तब तक के लिए धन्यवाद.